Thank you very much, Hina and Padmaja, and very warm welcome to Union, Human Resource Development, Skill Development, and above all, the UP in charge for the BJP, Mr. Dharmendra Pradhan on stage. Let's give him a big round of applause. धर्मेंद्र प्रधान जी, जब से आपका कार्यभार बदला है और जब से आपको एक नया कार्यभार मिला है उत्तर प्रदेश का, आपने थोड़ा बोलना बंद कर दिया है। अब तक आप रूबरू नहीं हुए हैं देश की जनता से कुछ सवाल जवाबों से, ऐसा क्यों? नाविका जी, आप मेरे को अन्याय कर रहे हो, ऐसे मत बोलो। डेमोक्रेसी में मैं जब हमारी विभाग बदला 2021 जुलाई में, उसके बाद पूरा एक सेशन पार्लियामेंट हुआ है, मानसून सेशन हुआ है। मैंने लोगों को मिला, जवाब दिया, प्रश्न का उत्तर दिया, डिबेट में पार्टिसिपेट किया, 2-4 अच्छे स्पीच मैंने किया, ऐसा मेरे को लगता है। और मैं देश भर में घूमता हूँ। मैं आपके पास नहीं आ पाया, मैं आप लोगों को नहीं मिला, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे को एक नया काम मिला है। भारत में शिक्षा विभाग एक बुनियादी विभाग है, एक चेतना जगाने वाले विभाग है। उसकी बहुत बड़ी प्रभाव देश की एक कोई घर नहीं होगा, कोई नागरिक नहीं होगा जिस विभाग से नहीं जुड़ा होगा। मेरे जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी ने भरोसा किया। मैं पिछले 4 महीना मेरे प्राइमरी एजुकेशन, आजकल राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्री स्कूल की कल्पना की गई है। मैं मेरे शिक्षा की दुनिया की प्री स्कूल की पढ़ाई ब्रशअप कर रहा था, इसलिए मैं आपको नहीं मिल पाया। मैं अभी आपके साथ हूँ, आपने मेरे को बुलाया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। आप आए और शिक्षा की जो बात है, जो मुद्दा है, वो आपने सही कहा कि हर इंसान, हर हाउस होल्ड को, हर घर को इम्पैक्ट करता है। और कोविड के दौरान कुछ चैलेंजेस और नए आ गए हैं। कोविड के दौरान ऑनलाइन टीचिंग पर जोर हो गया, लेकिन स्मार्टफोन्स का एक्सेस सिर्फ 30 या 40% बच्चों के पास है स्कूलों के लेवल पर। और बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा एजुकेशन पर और बच्चों की डेवलपमेंट पर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। आप क्या समझते हैं कि जब हमने दौर कोविड का देख लिया और लॉकडाउन्स का देख लिया, तो सबसे पहली ज़रूरत हमें टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है भी, तो वो उसको एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए और कैसे ये एक ऑल्टरनेटिव बन सके, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियों में दुनिया पिछले लगभग 2 साल बिताए है, इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड, अकल्पनीय है। ऐसा किसी ने कभी अपने लाइफ के अंदर सोचा नहीं था। ऐसा एक परिस्थिति आएगा कि सालों तक, महीनों तक हम 4 दीवारी के अंदर रहेंगे, लॉकडाउन करना पड़ेगा, कंटेनमेंट जोन में रहना पड़ेगा, स्कूल कॉलेजेस बंद होगा और कई सारे प्रश्न निरंतर बने रहेंगे। ये कभी किसी की कल्पना में नहीं थी और मैं इसको विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। उसकी जो कुछ सेक्टर को काफी प्रभाव आया, उसमें से शिक्षा एक है। एक पीढ़ी की लर्निंग लॉस हुई है, दुनिया के अंदर हुई है, भारत में भी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको मेकओवर करने के लिए, उसको भरपाई करने के लिए शायद हम कुछ सामाजिक नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स और अथॉरिटी से बातचीत कर रहे हैं। क्या ये पिछले 2 साल की लर्निंग लॉस को कैसे हम आने वाले कितना जल्दी हो, इसको कोई क्वांटिफाई भी, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि हम कभी 1-2 साल के अंदर उसको हम मेकओवर कर लेंगे, क्योंकि उस विद्यार्थी को पिछले बार ऐसी स्थिति आया, बिना परीक्षा के हमको लगभग देश भर के विद्यार्थियों को
ट्वेल्थ की बोर्ड में पास करवाना पड़ा। क्या इसकी लर्निंग लॉस नहीं हुई होगी? क्या हुई होगी, लेकिन स्थिति में हम विवश थे, दुनिया विवश था। इसको फिर आगे जो 12वीं में आ गया वो कॉलेज में जाएगा तो पढ़ाई अपना करेगा, फिर पुराने पढ़ाई का क्या होगा? इसमें हम लोग कुछ योजना बना ही रहे हैं, दुनिया में कुछ मॉडल डेवलप हो रहा है। मैं मानता हूं भारत उसको मेकओवर कर लेगा, क्योंकि भारत में कुछ डीएनए में कुछ मूलभूत एडवांटेज है। फिर मैं थोड़ा पहले जाऊंगा कि पिछले दिनों में हम उसको संभाला कैसे। मैं 2-3 इकाई को, 2-3 यूनिट को, 2-3 बड़े बड़े जिम्मेवार लोगों को पहले आपके मन से आभार प्रकट करता हूं। एक तो भारत की युवा पीढ़ी, भारत की नौजवान, जिस तेजी से इन्होंने नई पद्धति को अडॉप्ट किया, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। प्रधानमंत्री ई विद्या हम भारत सरकार की ओर से चलाए, दीक्षा, स्वयं प्रभा, प्रधानमंत्री ई वाणी, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव हमने डिजिटल एंड फ्रीक्वेंसी बेस्ड लर्निंग मटेरियल बनाए। लगभग सभी राज्यों ने, एक आधा को छोड़ के सभी राज्यों ने अपना कोर्स कंटेंट में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाए। टीचर्स ने, भारत की लगभग स्कूली एजुकेशन में 1 करोड़ टीचर है, लगभग टीचरों ने, शिक्षकों ने ये जो नई शिक्षा दान व्यवस्था पे खुद को अडॉप्ट किया। ये भी एक, देखिए, कोई समझाने वाला नहीं था, जितना संभव हो पाया लोगों ने इसमें अडॉप्ट किया। बहुत सारे सामाजिक संगठन, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट हाउस, इन लोगों ने भी कंटेंट डेवलप करने में काफी मदद किया। प्रधानमंत्री ई विद्या एक नई दुनिया बन गई। पहले से भी स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल नेटवर्किंग, डिजिटल बोर्ड, ये सब शुरू हुई थी, लेकिन ये डिसरप्टिव पीरियड उसको एक्सपीडाइट कराने में, त्वरित कराने में थोड़ा हमको एक नई, ये हो सकता है, ये कॉन्फिडेंस भी दिया है। तो सिल्वर लाइन कहा जाता है कि इस क्राइसिस की सिल्वर लाइन क्या है? सिल्वर लाइन ये है कि हम आने वाले दिनों में देश में 16 लाख स्कूल हैं, उस 16 लाख स्कूल को कैसे हम नए लर्निंग मेथोडोलॉजी पे ले जाएंगे, टीचर्स एजुकेशन को कैसे कन्वर्ज करे नया प्लेटफॉर्म की तरीके से। ये कोरोना काल ने कुछ अनुभव दिया है, लॉसेस हुई है, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारी बच्चों की मेधा शक्ति पे हमें विश्वास है, इसको मेकओवर किया जा सकता है। लेकिन कई प्रकार की कोर्स की कंटेंट को थोड़ा कंडोन करना पड़ेगा, थोड़ा और क्रॉस करवाना पड़ेगा, थोड़ा दिन में, क्योंकि अभी देखिए, अभी एक हम लोगों ने नवंबर महीने में देश भर की स्टेट्स ने स्कूल कॉलेज को खोलना लगभग पूरा कर दिया है। एक आधा जगह पे थोड़ा थोड़ा दिल्ली में कॉलेजेस नहीं खुले, स्कूल खुल गए। दिल्ली में कुछ स्कूल, कुछ क्लासेस तो शुरू हो गया है। देखिए, ये भारत सरकार ने ये कॉन्करेंट लिस्ट में विषय रहने के कारण, और कोरोना मैनेजमेंट ये राज्य की विषय है। गृह विभाग ने एक शिक्षा विभाग की परामर्श से एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे दिया है। अभी हम प्रति महीना में इसकी रिव्यू करते हैं। भारत की एजुकेशन फैमिली में लगभग 99 वैक्सीनेशन हो गया है। हायर एजुकेशन की बच्चों के भी वैक्सीनेशन हो गया है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलग पहल किया, अलग वैक्सीन की व्यवस्था की। सारे फ्रंट में भारत सरकार और राज्यों ने मिलकर काम किया है। निजी स्कूल के लोगों ने भी, निजी शिक्षण संस्थानों ने भी आगे बढ़ के काम किया है। सोसाइटी ने भी आगे आके मदद किया है। अभी स्कूल कॉलेजेस खुलने लगा है, और मैं मानता हूं कि सहज जैसे जैसे होता जाएगा, न्यू मॉडल और न्यू पेडागोजी भी बनते जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है शिक्षक। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो शिक्षक को शायद उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अगर आप देख लें तो सरकारी स्कूलों में शिक्षक की तनख्वाह कितनी है, हम टैलेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं, अगर शिक्षक सही नहीं होंगे तो क्या शिक्षा सही होगी, ये एक बड़ा मुद्दा है। और हमारे देश में कंटेंट क्या होना चाहिए एजुकेशन का, इस पर डिबेट चलती रहती है। कोई कहता है हिस्ट्री
की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई है, लेफ्ट विंग की हम हिस्ट्री इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, राइट विंग की है नहीं या सही विंग की है नहीं, ये एक डिबेट में पूरी बात उलझी पई है। हाल ही में जेएनयू में कंटेंट के ऊपर कि सावरकर क्यों पढ़ाया जा रहा है, इस पर एक बड़ी जंग सी छिड़ गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम इन चीज़ों को पॉलिटिक्स से दूर करके किस तरह सिलेबस और टीचिंग करिकुलम पर एक निष्पक्ष तरीके से नज़रिया रखेंगे। ये नाविका जी, मैं थोड़ा एक लाइटर ऑब्जर्वेशन दूँ। मैं इसलिए आपसे डरता हूँ कि मैं आप जैसे इतना अच्छा विद्यार्थी हूँ नहीं। एक तो आप एक प्रश्न में 6 सप्लीमेंट्री पूछ लोगे तो हमको याद ही नहीं रहता आपने क्या क्या पूछा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा ये सारा विषय पे उत्तर देने के लिए। एक तो मैं व्यक्तिगत रूप में कभी नहीं मानता हूँ कि एजुकेशन कोई पॉलिटिकल विषय है, कभी नहीं विषय है। कुछ लोगों की कुछ एक मजबूरी रहती है, उनकी कुछ अपना मानसिक दुराग्रह और प्रीऑक्यूपेशन रहती है, और लेट दे डू दैट। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू ऑल दोज फ्रेंड्स। हमें कुछ उसमें जाना नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये डेमोक्रेसी है। अभी इन दिनों में देश की जिस प्रकार की राजनीति है, विशेष करके जिसमें कुछ लोग इसीलिए टीका नहीं लगाए कि ये मोदी का टीका है, ये बीजेपी का टीका है। अभी वो टीका लगाए नहीं लगाए, आपने पूछा कि नहीं पूछा, मैंने तो इन दिनों में देखा नहीं है। जब इस प्रकार की विचित्र पोलराइजेशन है, उस क्षण में इसी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल किया। 34 साल के बाद अमूमन एक देश, मैं तो मानता हूं 1-1.5 दशक के बाद 15 मैक्सिमम 20 साल के अंदर एक बार टेक्नोलॉजी बदलती है, सोसाइटी की बेसिक कुछ अप्रोच में बदल आती है। ये सोशल प्रोसेस है। हमें शिक्षा नीति को बदलते रहना चाहिए। लेकिन 34 साल के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, NEP 2020 आई। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विमर्श के बाद मैंने जैसे कहा कि मैंने पिछले 3-4 महीने में कुछ बेसिक बातों को समझने का कोशिश किया। संविधान सभा जिस प्रकार के व्यापक विमर्श करके वाइडर कंसल्टेंसी की आधार पे बनी है, तब आज इतना प्रासंगिक है। संविधान सर्वोपरि इसीलिए हम कहते हैं। वैसे ही इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सारे वैचारिक बाउंड्री को तोड़ते हुए, सारे प्री ऑक्यूपेशन को तोड़ते हुए नियर यूनानिमिटी, 100% यूनानिमिटी के साथ एक मसौदा तैयार हुआ है 21वीं सदी को तैयार करने के लिए। इसलिए मैं उसको अगर पॉलिटिकल रहता तो उसमें आज वितर्क होता, विवाद होता। किसी की विवाद नहीं है कि विश्व बदल रहा है। 21वीं सदी के हम 2 दशक पार कर चुके हैं। भारत के कई सारे नेचुरल एडवांटेज हैं, उसमें से नॉलेज भारत की ही पूंजी है। 21वीं सदी, विश्व के सारे विद्वान कहते हैं, सारे अथॉरिटी कहते हैं 21st सेंचुरी विल बी द सेंचुरी ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। ज्ञान आधारित अर्थनीति, ज्ञान आधारित रोजगार, ज्ञान आधारित समाज व्यवस्था होगी। उसमें भारत ने खुद को तैयार किया है NEP को फ्रेमवर्क में ले आके। इसलिए मैं कोई इसको पॉलिटिकल विषय नहीं मानता हूं। दूसरी, इसके क्रियान्वयन और कुछ जो बुनियादी अबनॉर्मलिटी है। मैं आपको कल भारत सरकार की कैबिनेट ने एक निर्णय किया। आप उसको पॉलिटिक्स करोगे या आप उसको क्या कहोगे, आप तय करो, मैं आपकी जजमेंट में छोड़ दूंगा। कल जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी की जन्मदिन को 15 नवंबर, आने वाले दिनों में हर एक साल की 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। मैं आपको एक विषय के साथ याद दिलाता हूं। सिर्फ विश्व आज चिंतित है पर्यावरण को लेके। विश्व की पर्यावरण तब ठीक होगा अगर जंगल रहेंगे, जंगल बढ़ेंगे, नए जंगल बनेंगे। आखिर पिछले कई सेंचुरी तक जंगल को बचाया कौन? भारत में जंगल को कौन बचाया? भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की परंपरा को बचाया कौन? अभी कोरोना के काल में मैं किसी एक बड़े
कॉरपोरेट हाउस की व्यक्ति को, भारत की मूल की व्यक्ति को मैंने पूछा कि आपकी इन दिनों में कैसे आपने समय गुजारा। उन्होंने कहा कि मेरा ब्रंच शुरू होता था एक इतना बड़ा हल्दी की गोले से। आखिर हल्दी क्यों खाना पड़ा उनको? कहीं ना कहीं तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ना, ये वनौषधि, ये जो बायोडाइवर्सिटी बचाया कौन? अगर मेरे प्रधानमंत्री, मेरे सरकार आज ये कहेंगे कि मैं 2021 से आगे बिरसा भगवान, जिन्होंने आजादी की बहुत लड़ाई लड़ी, ना केवल बिरसा भगवान के लिए नहीं, समूचा वनवासी जनजाति आदिवासी को स्वीकृति देने के लिए, क्या हमने उनके प्रति न्याय किया था आजादी के उपरांत? अगर मैं इस प्रकार की कोर्स करेक्शन करूं, नहीं करनी चाहिए? उसको लेकर अभिमान नहीं करनी चाहिए? क्या आलूरी सीताराम राजू की वीर गाथा को नहीं पढ़नी चाहिए? क्या हम निर्मल मुंडा की बातों को नहीं पढ़नी चाहिए? शहीद लक्ष्मण नायक जो महीनों तक अंग्रेजों को एक उड़ीसा के कोई जिले में आने नहीं दिया, इस पे गौरव नहीं करनी चाहिए? क्या मानगढ़ की गोविंद गुरु को अगर वहां की 3-4 प्रांतों की आदिवासी भील समाज पूछती है, इस पे शिक्षा की पाठ्यक्रम में नहीं लानी चाहिए? क्या उसको संशोधन करे या ना करे? एक तरफ। दूसरी तरफ, आपके पास जो मोबाइल है, मैं मानता हूं कि नाविका जी शायद इसमें जितने ऐप है सारे को आप यूज नहीं करते होंगे। आपकी बेटा करता होगा, नहीं तो आपकी उनसे जो छोटा पीढ़ी की आपके परिवार में कोई व्यक्ति को वो जानता होगा, आप नहीं जानते होंगे। सारे ऐप 5-10 आप जानते होंगे, सारे को नहीं जानते। इट मीन्स आप कल्पना करो कि आपके हाथ में जो इक्विपमेंट है उसके अंदर कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मैं 2 दिन पहले प्रयागराज था, वहाँ की यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन में गया था। कुछ प्रबुद्ध नागरिकों को मिला, चाय पे मिलने गया था, तो उन्होंने कुछ विषय में हम चर्चा कर रहे थे। अचानक उन्होंने रुक के कहा कि साहब, मैंने उनको पूछा दीपावली कैसे गया इलाहाबाद में, प्रयागराज में। उन्होंने कहा कि हम इस बार कोरोना के कारण कई सारा चीज हमको दीपावली का खुद करना पड़ा। जब हम बाजार में गए, एक नया चीज दिखे। वो क्या? उन्होंने कहा कि हमारे वहां हमने मार किया, वो जुडिशियरी के थे, बड़े आदमी, कभी जाने का मौका नहीं था, दीपावली में गए नीचे बाजार में, कि कई सारे छोटे लोग, यानी रेडी पटरी में बैठने वाले लोग अपने लेन देन डिजिटली कर रहे हैं। वॉलेट, हमारे ऑफिस के बाहर जो चाय मिलती है टपरी पर, वो पेटीएम से पैसे लेता है, तो या ये बदल, डिजिटल से, इसको भी यूपीआई से पैसे लेता है। आज शिक्षा में इस विषय में किसी की असहमति है। लेकिन हम स्किल के लिए अगर हम डिजिटल लिटरेसी बढ़ाए, IR 4.0, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। आपकी नाविका जी, जब आपने कैरियर शुरू किया 30 साल पहले, उस समय की जर्नलिज्म की जो स्किल्स था, जो टेक्नोलॉजिकल स्किल था, कैमरामैन, आपकी न्यूज भेजने की तरीके, आज मैं तो इकोनॉमिक टाइम्स में थी, हॉट प्रेस पे हमारा पेपर छपता था। ये आज हमको अपने भारत की नई पीढ़ी को सिखानी है। मैं नहीं मानता हूं उसमें से कोई असहमति किसी के अंदर है, हम उसमें पूरा सहमत हैं। ये सब करते हुए कुछ लोगों के मन में है, ये मोदी जी ऐसे सारा विषय अच्छे चीज क्यों कर रहे हैं, उनकी थोड़ा असहमति है। मैं उनको क्या, लेकिन आप एक सवाल से बच रहे हैं और बहुत सेफ खेल रहे हैं। मैंने सवाल बहुत सीधा पूछा था कि जेएनयू में काउंटर टेररिज्म के कोर्स पर, ना मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा, सच में भूल गया। उसमें यह कहा गया है कि द परवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान हैज रिजल्टेड इन द रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ जिहादी cultist violence that glorifies death by terror in suicidal and homicidal variants. तो लोग ये कहते हैं कि आपने एक पूरे रिलीजन पर उंगली उठाई है। देखिए नाबिका जी, मैं बड़ा विनम्रता से एक विषय को आपसे चर्चा करना चाहूंगा। दुनिया में आज जैसे हम क्लाइमेट को लेकर चिंतित है, विश्व की अनेक देश आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा को लेकर उतने ही चिंतित है। सारे समाजशास्त्री, सारे राजनीतिज्ञ,
सारे राष्ट्र नीति में विश्वास रखने वाले, समझने वाले लोग एक विषय पे कह रहे हैं, जो नया उग्रवाद दुनिया में दिख रहा है उसके एक बड़ा हथियार टेक्नोलॉजी हो चुका है, साइबर बेस्ड क्राइम। अभी हम दुनिया में कई चीज को अनुभव कर रहे हैं, हमारी कल्पना में नहीं थी ये सारा चीज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे गया है, टेक्नोलॉजी की एक नकारात्मक दिशा भी बढ़ते गया। उतना ही तो किया जेएनयू ने, मैंने थोड़ा इनको समझने का कोशिश किया। मैंने इंटरप्रिटेशन डेमोक्रेसी में सबकी स्वतंत्रता है, कैसे कैसे करे। जेएनयू ने एक इंजीनियरिंग कोर्स शुरू किया जिसमें साइबर क्राइम के बारे में एक कोर्स कैरिकुलम बनाया। उसके बैकग्राउंड नोट बनाते हुए दुनिया में साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म, ये एटॉमिक बम से ज्यादा खतरनाक है साइबर टेररिज्म। ये दुनिया के सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह रहे हैं। उसको अगर जेएनयू की कैरिकुलम में पढ़ाया तो क्या गलती हुई, बताइए मेरे को। मैं ऑडियंस से पूछती हूँ, जवाब मिला मेरे सवाल का? नहीं मिला। दैट्स अ गुड आंसर, बट साइबर क्राइम का सवाल नहीं था। सवाल था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान एंड रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ जिहादी वायलेंस। देखिए, किसी भी धर्म ग्रंथ को शायद किसी ने आपत्ति नहीं किया। आप शायद वो कोर्स को पढ़ रहे हो या उस कोर्स के संबंध में कुछ मित्रों के बयान को पढ़ रहे हो? नहीं, कोर्स की डिस्क्रिप्शन, मतलब कोर्स में जो कहा गया। देखो, इसको इंटरप्रेट कैसे किया गया है, कुछ रियलिटी है। मैंने जब कह रहा हूं कि कुछ भारत की नहीं, विश्व की सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने ये सब सोशियो साइकोलॉजिकल आउटकम है। ऐसे क्यों होता है? आप एक बार आईएसएस की जन्म इतिहास को समझो। ऐसे क्यों हुआ? ऐसे अतिवादी मानसिकता क्यों बन रही है? कहां से ये प्रेरणा मिल रहा है? कौन से धर्म ग्रंथ में इस प्रकार की चीजों को महत्व दिया जा रहा है? ये सारा चीजों में कई सारे उत्तर है। डेमोक्रेसी में, एक फ्री सोसाइटी में, एक सिविल सोसाइटी में सारे प्रकार के विचारों के बारे में आदान प्रदान होनी चाहिए, समझनी चाहिए। ये हमारी बुनियादी आवश्यकता है। बाकी विद्यार्थी जैसे अडॉप्ट करे। धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं बिफोर आई गेट टू द पॉलिटिकल पार्ट, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या स्किल डेवलपमेंट कोविड के बाद अब भी अहम मुद्दा है मोदी सरकार के लिए? क्योंकि 2014 में एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई और स्किल डेवलपमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। कहीं ना कहीं कोविड के काल में ये आपके ऑब्जेक्टिव्स से कहीं नीचे तो नहीं गिर गया? ना, आप उल्टा, आपको मैं शेयर करना चाहूँगा कि कोविड के समय में जब एक ध्यान में आया कि हमारे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी खपत कभी नहीं हुई थी। 900 टन होती थी औसत, ये पहुंच के गया डिमांड 9000 टन तक। हमारे देश में मेडिकल ऑक्सीजन इतना बनता भी नहीं था, हमको विदेश से लाना पड़ा, एयरलिफ्ट करना पड़ा, सी में लाना पड़ा, ट्रेन के अंदर उसको मूवमेंट कराया गया, रो करके मूवमेंट करवाया गया। उस समय में आज लगभग देश में हजारों पीएसए प्लांट बन गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाखों करोड़ों की संख्या में देश की छोटे छोटे जगह तक पहुंच गया है। कोरोना संबंधित ये मास्क, पीपी किट और उसकी संबंधित मेडिसिन, उसकी संबंधित वैक्सीन की नेटवर्क, उसकी रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें बहुत सारे चीज़ों की एक अनुभव आया कि मेडिकल साइंस में हमको जिस प्रकार की स्किल की आवश्यकता होनी चाहिए वो शायद हमारे पास पर्याप्त में नहीं है। ऑक्सीजन गाड़ियों को ले जाने के लिए ड्राइवर की भी स्पेशल स्किल होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लाखों की संख्या में नई स्किल मैन पावर बन जाए, इसीलिए तुरंत ट्रेनिंग शुरू किया, ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया गया है। ये लोग सब जॉब तक पहुंच गए हैं, सारे हॉस्पिटल्स में लोग मैंड हैं या पुराने उन लोगों को अपस्किल कर दिया गया है। मैं मानता हूं स्किल मिनिस्ट्री की रिलेवेंस और उनकी जवाबदेही कोरोना के समय में उन्होंने पूरा किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी, अब आते हैं उत्तर प्रदेश। आप प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के।
सबसे पहले तो ये अखिलेश यादव जी को अब जिन्ना और सरदार पटेल में कोई खास फर्क नहीं नजर आता और इस मुद्दे को बीजेपी ने बिल्कुल उठा लिया है। और लोग ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट की बात हमेशा चुनाव से पहले होती है भाजपा से, लेकिन चुनाव आते आते तक इशू पहुंच जाता है पोलराइजेशन पे और किसी ना किसी तरीके से वही फॉर्मूला होता है हर इलेक्शन का। तो इस बार का चुनाव भी क्या जिन्ना वर्सेस सरदार पटेल यानी हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर होगा? नाभिका जी, आप गलत जगह पे प्रश्न पूछ रहे हो। हमारी चुनावी मुद्दा क्या है? हम ये कह रहे हैं कि पिछले 7.5 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हमारी व्यवस्था है, हम सेवा में लगे हैं। पिछले लगभग 4.5 साल 5 साल थोड़े महीने में हो जाएगा, योगी जी के नेतृत्व में यूपी में हम सेवा में है। हमारी एजेंडा में गरीबों की घर है, हमारी एजेंडा में गरीबों के लिए शौचालय है, हमारी एजेंडा में गरीबों की रोजगार है, हमारी एजेंडा में छोटे किसानों की किसान सम्मान निधि के माध्यम में एम्पावरमेंट है, हमारी एजेंडा में महिला सशक्तिकरण है, हमारी एजेंडे में समाज की वंचित वर्गों की अर्थनैतिक सशक्तिकरण है, हमारी एजेंडा में गरीब बहनों की आंखों से धुआं से मुक्त दिला के उनको स्वस्थ जिंदगी देना, ये सब हमारी एजेंडा में है। हमारी एजेंडा में डिफेंस कॉरिडोर है, हमारी एजेंडा में यूपी की विकास के लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तो निवेश आएगा, ये हमारी एजेंडा में है। हम तो अपने की हुई कामों को जनता तक पहुंचाने के काम पे लगे हैं। हमने तो ये पाप नहीं किया, ये गलत बात नहीं कहा कि जिन्ना और सरदार पटेल एक है। आप गलत जगह पे पूछ रहे हो। कौन उसको पोलराइजेशन करना चाहता है? जिन्होंने कभी जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी एक एक परिवार से जिन लोगों ने देश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को शासन करने के लिए जिम्मेवारी लिया, अभी जनता उनको कंपैरिजन करके पूछ रहा है ऐसे क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि मोदी जी ये सारे अर्थनीतिक चुनौती के बाद देश की 80% जनता को, उत्तर प्रदेश की 80% जनता को लगभग 1.5 साल तक पीडीएस सिस्टम पे जो सस्ते अनाज मिल रहा था 2 रुपया में 1 रुपया में, इसके ऊपर मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल, अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर होली तक खाने की तेल नमक दाल के साथ, हम तो उसमें विश्वास करते हैं। हम तो उसमें से, मैं कुछ दिन तक पेट्रोलियम विभाग के काम पे था। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे किसी वर्ग को प्रधानमंत्री उज्ज्वला में गरीब बहनों को एलपीजी की गैस सिलेंडर मिली है, उसमें सबसे ज्यादा माइनॉरिटी बहनों को मिली है, सबसे ज्यादा समाज के वंचित वर्गों को मिली। हमारी व्यवस्था तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हम इसी के लिए प्रयास करते हैं। हमने तो समाज को कभी, विकास को कभी, हमने कभी लॉ, अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, निवेश आता है, सिर्फ निवेश की फायदा तो एक वर्ग को नहीं मिलता है, एक धर्मावलंबी को तो नहीं मिलता है, समाज के गरीबों को मिलता है, समाज के दुर्बलों को मिलता है। मेरा व्यवस्था तो सबके लिए है। जिन लोगों ने चंद लोगों के लिए व्यवस्था करके, उनको गुमराह करके, डर भय पैदा करा के शासन कर रहे थे, उनको अभी जिन्ना जी याद आ रहे हैं। उनको मुबारक, जनता उसको जवाब देगी। सलमान खुर्शीद ने अपने किताब में कहा है, और वो कहते हैं कि हिंदुत्व बाय ऑल स्टैंडर्ड्स अ पॉलिटिकल वर्जन इज सिमिलर टू द जिहादी representation of groups like ISIS and Boko Haram. देखिए, ये डेमोक्रेसी की कैसे लोग नाजायज फायदा लेते हैं, इससे बड़ा बैंक्रप्सी, इससे बड़ा दिवालियापन कुछ नहीं हो सकता है। विवेकानंद जी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हिंदुत्व क्या है, हिंदू जीवन प्रवाह क्या है, शायद मेरे बातों में किसी की असहमति हो सकती है, लेकिन देश की आम नागरिकों की विवेकानंद जी की बयानों पे असहमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ऑफ फिलोसफी के ऊपर किसी की असहमति नहीं है।
अगर किसी दिवालिया व्यक्ति, जो पार्टी दिवालिया पीट चुकी है, जो पार्टी एक परिवार से आगे सोच नहीं पाता है, जो पार्टी पैरोकियलिज्म विचार से बाहर नहीं आ पाती है, उस पार्टी की कोई व्यक्ति जो देश में संविधान को साकिर रख के कोई जिम्मेवारी भी कभी संभाला होगा। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं नविका जी, मेरे किसी से असहमति हो सकती है, मेरे विचार से असहमति हो सकती है, लेकिन मेरे संविधान और इस देश के मूल सिद्धांत से असहमति नहीं हो सकती है। संविधान और सिद्धांतों को उनकी दृष्टिकोण एक है देखने का, मेरा दृष्टिकोण एक हो सकता है, लेकिन संवैधानिक और देश की फिलोसॉफिकल बातों पे कौन प्रश्न उठाता है? जिनके बारे में, जिनके मन में देश की स्पष्टता नहीं है, जिनको संवैधानिक व्यवस्था पे, वो मान्यवर तो एक बड़े वकील हैं ऐसे कहा जाता है, लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर भी रहे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की बातों को अमान्य करते हैं? क्या वो स्वामी विवेकानंद जी को डिसएग्री करते हैं? क्या चाहते हैं? आपको इतनी लालच पड़ी, जाओ गरीबों की सेवा करो। मैंने कहा ना, आपने पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश की जनता ने आपकी पार्टी को, आपकी सामंतशाही परिवार को, जिसके हिस्से आप भी हो, आपको दशकों तक जिम्मेवारी दिया। प्रजातंत्र की बातों को स्वीकार करो। आपको अगर नहीं दिया तो आपको विपक्ष की सकारात्मक भूमिका, हमें आलोचना करो, हमारी कमियों को उजागर करो, संसदीय प्रणाली में उजागर करो, लेकिन अगर आप कहोगे आईएसएस और बोको हराम इज इक्वल टू हिंदुइज्म, हिंदुत्व, तो मैं इससे बड़ा दिवालियापन, मैं उससे और अच्छा शब्द लगाऊंगा तो शायद उनकी महत्व बढ़ेगी। बैंकरप्ट, दिवालिया, सामंतशाही और अंधे लोगों को कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। एक बंगाल में हमारे, मैं पूर्व भारत से आता हूं, तो एक कहावत है, शायद बंगाली साहित्य में रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कोट होगा, जारे मुख्य लज्जा नाय, माने जिनको लज्जा नहीं लगता है, ताके हमें डोरी, मैं उनको बहुत डरता हूं। मैं सलमान खुर्शीद साहब, उनकी पार्टी और उनकी सामंतशाही खानदान को बहुत डरता हूं नविका जी। मैं उस डर आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, जिनके मुंह में दोज वर शेमलेस, हाउ टू आंसर देम, हाउ टू कन्विंस देम, आई डोंट हैव एनी आंसर। Well, you've answered without answering. I know it's time to wrap up this session, but I want to ask you, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं आप, कितनी सीटें आएंगी? उत्तर प्रदेश की जनता पे हमें पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश की जनता देश की लोकप्रिय जननेता माननीय प्रधानमंत्री और वहां की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पे पूरा विश्वास रखे हैं। जितना उम्मीद पंडितों को 2014 में नहीं था, यूपी के आशीर्वाद मोदी जी को मिला। उन पंडितों ने 2017 में क्या क्या बखेड़ा खड़ा नहीं किया था, 300 पार हुआ था। 2019 में अरे तो फ्लूक में आए थे, वो चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता के बदौलत आज देश की कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। 2022 के चुनाव में नई भारत की ओर, नई उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, वो आज समृद्ध राज्य में परिवर्तित होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रफ्तार बढ़ चुकी है और रुकने वाला नहीं है। हमें उत्तर प्रदेश की नागरिकों पे, सर्व समाज पे, विशेष करके गरीबों पे सबसे ज्यादा भरोसा है। ये 14, 17, 19 की पुनरावृत्ति होगा। एक तरफ मायावती जी ने आपको पिछली बार हेल्प की थी, वोट कट कर दिए थे एक संयुक्त ऑपोजिशन के, यूपी के लड़के साथ हो गए थे, पर मायावती जी अलग रही थी। अब मायावती जी खास मैदान में दिख नहीं रही हैं, आपके फॉर्मूला में फर्क नहीं पड़ेगा? अरे अरे नाभिका जी, आप तो, मैं पत्रकार नहीं हूँ, वहां पत्रकार हो आप, देश के इतने बड़े विद्वान पत्रकारिता करते हो, उसके बाद 2017 की बात आप कह रहे हो। यूपी को 2 लड़के को पसंद है, वो पसंद तो दिख गया, यूपी की पसंद मोदी जी के साथ आ गया। 2019 में बुआ जी और भतीजा दोनों मिलकर लड़े हैं, ऐसा नहीं है। सब एक्सपेरिमेंट हो चुका है यूपी में। यूपी की नागरिक
आगे बढ़ना चाहता है। ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये जगन्नाथ जी की रथ चल चुका है, ये आगे चलने वाला है। ओवैसी जी आने वाले हैं एकदम इसके बाद स्टेज पर, और ओवैसी जी जोड़ रहे हैं बहुत से लोगों को, अंसारी जी से लेके राजभर जी को अपने साथ जोड़ रहे हैं। फर्क पड़ेगा आपको? देखिए, प्रजातंत्र में भारत की वही ताकत है। जब संसद की भवन की नई भवन की नींव रखा जा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चौथी और पांचवी सदी में भारत में प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं की कोट किया था। कुछ लोग गलतफहमी में मैग्ना कार्टा को प्रजातंत्र की मदर पॉइंट बताते हैं। ऐसा नहीं है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, सभी की अधिकार है सारे चुनाव को लड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। सर्वोपरि जनमत बहुमत से जब परिवर्तित होती है, उन्हीं को सेवा करने को मौका दिया जाता है। हमें जनमत और बहुमत दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ है, हमें उसमें से कोई शंका नहीं है, हम अपने काम करते जाएंगे। Well, on that note, ladies and gentlemen, Union Minister Dharmendra Pradhan, thank you very much for joining us on this stage of Times Now Summit Edition 2. Thank you very much, sir.